everyone, myself Vrinda Haldia once again at House of Kalakar. गाइज लास्ट वीडियो में हमने KVS 2023 के लिए आर्ट एजुकेशन पोस्ट के लिए जो डिटेल सिलेबस है पार्ट 1, 2, 3 हमने उस सब पे बात की थी। आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नीचे दे रखा है, आप वहां से जाके उसे देख सकते हैं। आज हम इस पूरे वीडियो में जो हमारा आर्ट एजुकेशन का मतलब जो सब्जेक्टिव हमारा सिलेबस है, जो पार्ट 3 का पार्ट है जो मैंने बताया था, हम उसको और डिटेल में स्टडी करेंगे। अगर ये सिलेबस आपने एक बार इतने अच्छे से स्टडी कर लिया तो बिलीव मी आपकी KVS की पोस्ट कहीं नहीं जा सकती है। हमने कल रिसर्च की थी कि हमारे पास मोर देन 200 पोस्ट हैं, तो हम उनके लिए प्रिपेयर करें। आज जो मैं सिलेबस आपसे शेयर करूंगी उसके अंदर मैंने इंग्लिश को हिंदी में भी ट्रांसलेट किया हुआ है और कुछ जो पॉइंटर्स उसके अंदर मुझे लगते हैं कि एज ए नोट्स जाने चाहिए, चाहे उनकी डेट्स हो, उनका कलेक्शन हो, उनसे रिलेटेड कोई भी छोटी डिटेल्स जो उसके अंदर मिसिंग है वो मैंने उसी सिलेबस में राइट डाउन कर रखी है, जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज इस बट लाइक जरूर करिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करिएगा। गाइज इस सिलेबस की PDF जो मैंने बनाई है वो अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको PDF शेयर कर दूंगी। सो चलिए देर नहीं करते हैं, जल्दी से हम उस सिलेबस को गो थ्रू करते हैं बिकॉज इट्स अ ह्यूज सिलेबस। माइट भी वीडियो में 2 पार्ट्स में बनाऊं इसे। सो लेट्स गो। सो गाइस हम बात करते हैं अभी डिटेल सिलेबस की। आप देख सकते हैं सिलेबस फॉर पोस्ट ऑफ TGT आर्ट एजुकेशन। वी हैव डिस्कस दिस सिलेबस बिफोर। अब हम इसको डिटेल में जानने जा रहे हैं। हमारा पार्ट है ड्राइंग एंड पेंटिंग। गाइस ड्राइंग एंड पेंटिंग सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट्स इसको फाइट कर रहे हैं, तो हमारे सब्जेक्ट से कंसर्न से रिलेटेड ये पूरा सिलेबस है। फर्स्ट हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट, हमारी जितनी भी हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट है उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन बनेंगे। फिर कैसे बनेंगे आइए बात करते हैं इस पे। भारतीय कला का इतिहास, आर्ट ऑफ इंडस वैली, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सिंधु घाटी कला की सभ्यता। गाइस आप जितने भी लोग आर्ट से रिलेटेड स्टडी कर चुके हैं उनको सिंधु घाटी के बारे में बहुत कुछ पता होगा। इसी के बारे में हम इसका डिटेल पढ़ेंगे। अब पता है प्रॉब्लम क्या होती है, ये होती है कि पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और किस तरह से मतलब हम अपनी तैयारी करें। तो वो जो कंफ्यूजन आपका है इस सब्जेक्ट को लेकर वो आज यहाँ पे क्लियर होगा। आर्ट ऑफ सिंधु घाटी की कला, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये 2500 ईसा पूर्व से लेके 1500 ईसा पूर्व तक का इसका काल माना जाता है। यहाँ सबसे पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन, परिचय हम इसका देंगे, राइट। ये सिर्फ मैं अभी सिलेबस डिस्कस कर रही हूँ, फिर मैं एक एक चैप्टर पे एक एक पार्ट का एक एक इंडिविजुअल वीडियो आपके लिए बनाऊंगी डेफिनेटली गाइस, जिससे आपको जितने भी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो आपके सब क्लियर हो सके। इंट्रोडक्शन की हम बात करेंगे डेफिनेटली फर्स्ट वीडियो में। देन हमारा आएगा इसका पीरियड एंड लोकेशन, इसका क्या समय काल रहा है, यहाँ इसमें मेंशन कर रखा है 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। गाइस अगर आप सिलेबस अच्छे से स्टडी करेंगे आप देखेंगे कि जितना सिर्फ सिलेबस है उसी में से 5 to 7 क्वेश्चंस क्रिएट हो सकते हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है कि मोहनजोदड़ो का या हड़प्पा सभ्यता का काल जो है, समय पीरियड है वो क्या है, तो हम बता सकते हैं 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। ये इसकी लोकेशन जो है मोहनजोदड़ो हड़प्पा, हमने सिलेबस में पहले भी बात की थी कि ये पाकिस्तान में है, और रोपल, लोथल और धौलावीरा ये सब हमारे इंडिया में है। तो ये भी आपके सिलेबस में यहाँ दे रखा है, आप देख सकते हैं पॉइंट A और पॉइंट B में कि हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो इज नाउ इन पाकिस्तान एंड बाकी सारे जो है वो हमारे इंडिया में है। अब इसका विस्तार जो है वो है लगभग 1500 मील। गाइस इसके अंदर ये सब चीजें दे रखी हैं, आप गौर से पढ़िएगा इसको। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, रोपर, लोथल, रंगपुर, आलमगीरपुर, कलीबंगा, बानावाली, धौलावीरा। गाइस रोपर पंजाब में, लोथल गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान में, धौलावीरा गुजरात में। ये आपको मैं डिटेल में एक वीडियो जरूर बनाऊंगी। जितने भी शहर मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में वो कहाँ कहाँ पर पाए गए हैं, वहाँ की क्या क्या खासियत रही है, मैं एक डिटेल वीडियो इसके लिए अपलोड करूंगी। फिर देन सेकंड चैप्टर है स्टडी ऑफ फॉलोइंग स्कल्पचर्स एंड टेराकोटा। सिंधु घाटी में जो हमें अवशेष वहां से प्राप्त हुए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक जो स्कल्पचर्स हैं, जो मूर्तियां हमें वहां से प्राप्त हुई हैं, आप लोगों ने सबने डेफिनेटली कुछ पढ़ी होंगी। जो टेराकोटास के बर्तन हमें वहां से प्राप्त हुए हैं, मोहरे हमें प्राप्त हुई हैं, जितनी भी हमें चीजें सिक्के जिसे हम कहते हैं, सिक्के हुए और भी जितने भी अवशेष और सब चीज़ें प्राप्त हुई है, वहाँ का आर्किटेक्चर जो हमें प्राप्त हुआ है, ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारी इंडिया के लिए, हमारे इंडियन आर्ट के लिए, सिविलाइजेशन का जो वहाँ से हमें उसका कंस्ट्रक्शन समझ में आया है सिंधु घाटी से।
तो वो बहुत ही गजब का कंस्ट्रक्शन था। उस सब के बारे में हम इस चैप्टर में बात करेंगे। फिलहाल स्कल्पचर्स एंड टेराकोटा, गाइस इसमें बहुत सारी स्कल्पचर्स और टेराकोटास हमें मिले हैं। कोशिश करेंगे हम सबको कवर कर सके, बट इसके अंदर 3 को हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। अब आप इसमें और अच्छी चीज देखिए, सिलेबस में ही दे रखा है डांसिंग गर्ल प्राप्त हुई मोहनजोदड़ो से। यहाँ मेंशन कर रखा है इन्होंने मोहनजोदड़ो से। ये है आपकी ब्रॉन्ज में, मतलब कांस्य में। हमें बहुत ज्यादा अलग जाकर रिसर्च करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इसके सिलेबस में ही हम देखेंगे। इतना डिटेल आपको दे रखा है, और थोड़ा डिटेल मैं और दे रही हूँ आपको। ब्रॉन्ज है, इसका साइज तक मेंशन किया हुआ है गाइस। इसका साइज भी पूछा जा सकता है, या पूछा जा सकता है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु में बनाई गई है। तो हमारा आंसर होगा कांस्य में बनाई गई है, ठीक है। और ये लगभग मानी जाती है 2500 ईसा पूर्व। अब ये कहाँ रखी गई है गाइस, इसके जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं कि कौन सी मूर्ति शिल्प प्राप्त हुई, डांसिंग गर्ल नृत्यकी नृत्यांगना, किसमें कहाँ से प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। किस मटेरियल में बनी है, ब्रॉन्ज में बनी है। किस नाप की बनी है, तो ये नाप भी है इन्होंने यहाँ दे रखा है। किस समय काल में बनी है, तो ये 2500 ईसा पूर्व में बनी है। ये मूर्ति अब कहाँ रखी गई है, तो ये रखी गई है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। गाइस मोस्ट प्रोबेबली हमने जितने भी पुरानी चीजें हमारी हैं पुरातत्व से रिलेटेड, वो आप देखेंगे कि हमारे राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। और जितनी हमारी पुरानी पेंटिंग्स हैं मॉडर्न आर्ट से रिलेटेड, और जितनी भी पुरानी, वो सारी हमारी मॉडर्न आर्ट गैलरीज में दिल्ली में रखी हुई हैं। इस पे हम और डिटेल में जब बात करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी। कुछ कुछ है जो कहीं और है, वो कुछ कुछ ही है, तो हमें क्या करना है, सिर्फ उन कुछ कुछ को याद करना है कि वो कुछ कुछ कहाँ पर है। अब हम बात करते हैं मेल टॉर्सो की। गाइस इसमें भी मेंशन है मेल टॉर्सो, मतलब एक पुरुष का जो धड़ हमें प्राप्त हुआ है, जिसे हमने योगी का भी कहा है। 2 धड़ हमें प्राप्त हुए हैं, तो इस पर हम बात करेंगे डिटेल में जब, तब मैं आपको बताऊंगी। ये हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। इसका भी ये पत्थर में बनाया गया है। ये पत्थर कैसा है गाइस, इसमें यहाँ ये मेंशन नहीं कर रखा है, ये मैंने आपके लिए मेंशन किया है। ये पत्थर है लाल चूने का पत्थर। ये ध्यान रखने वाली बात है, पत्थर तो याद रखना ही है। कांस्य की थी हमारे नृत्य की, और पत्थर की है हमारी लाल चूना पत्थर का है पुरुष धड़। हमें कंफ्यूज नहीं होना है कौन सा मिट्टी का है, कौन सा कांस्य का है, कौन सा पत्थर का है। ये चीज हमें बहुत अच्छे से याद करनी है, और इसको कैसे अच्छे से याद करेंगे ये मैं आपको उन वीडियोस में जरूर बताऊंगी। ये भी कलेक्शन हमारा आप देखेंगे राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। तीसरा जो स्कल्पचर यहाँ पे मेंशन किया है, मदर गॉडेस, मतलब हमारी मातृ देवी, या ये भी प्राप्त हुई है हमें मोहनजोदड़ो से, और ये है टेराकोटा में। मातृ देवी जो मूर्ति है, इस पे भी सवाल बनाया जा सकता है। पिछले कुछ वर्षों से जो पेपर्स आ रहे हैं उनमें यही यही आप देखेंगे। अब हम जब डिस्कस करेंगे पेपर, आप देखना यही सारे क्वेश्चंस उसमें से बनकर आ रहे हैं। ये मातृ देवी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, 2500 ईसा पूर्व प्राप्त हुई है। और मृण मूर्ति भी इसे कहा जाता है, ठीक है। मृण मूर्ति क्या होती है, आग में तपाकर बनाई गई मिट्टी की मूर्ति, मतलब टेराकोटा। टेराकोटा को हम मृण मूर्ति भी कह सकते हैं। हमें शब्दों में कंफ्यूज नहीं होना है। ऑल्दो पेपर जो हमारा हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आता है, बट कभी कभी क्या होता है, मृण मूर्ति ना कह के वो टेराकोटा भी कह सकते हैं, टेराकोटा को मृण मूर्ति भी कह सकते हैं। बट आप इंग्लिश, अगर टेराकोटा आपको पता है क्या होता है, तो आप हिंदी भी उसको समझ लेंगे। ये कलेक्शन भी हमारा राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में ही रखा गया है। गाइस तीसरा चैप्टर है स्टडी ऑफ फॉलोइंग सील। सील मतलब मोहरे। अब यहाँ से बहुत सारी तादाद में मोहरे मिली, अलग अलग नाप की मिली है, अलग अलग उसमें कार्विंग्स हो रखी है, अलग अलग उसमें मोटिव्स हैं। तो हम उस पर भी स्टडी करेंगे कि किस तरह की मोहरे यहाँ से प्राप्त की है। स्पेशली यहाँ पे जो मेंशन किया हुआ है सिलेबस में गाइस, वो है बुल, मतलब वृषभ। अब इसमें जो सवाल बनते हैं उसमें इसको बहुत सारे नाम दिए गए हैं, तो बच्चे कई बार क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको बुल कहा जा सकता है, वृषभ कहा जा सकता है, एक श्रृंगी सांड कहा जा सकता है, यूनिकॉर्न बुल कहा जा सकता है। इसको कोई भी नाम दिया जा सकता है गाइस, हमें कंफ्यूज नहीं होना है। मोस्ट प्रोबेबली ये वहां की मोहरों पे, मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त हुई है, उन मोहरों पे बुल का पाया गया है, बुल का सिंबल पाया गया है। तो ये हमें याद रखना है। ये पत्थर की बनी हुई मोहरे हैं। मोहरे जो हैं वो मिट्टी की भी मिली हैं, बट ये मोहरे पत्थर की हैं जिसपे बुल बना हुआ है। इसका हमें साइज दिया हुआ है 2.5.2 इंटू 2.5 इंटू 1.4 सेंटीमीटर, मतलब ये स्क्वायर साइज की है गाइस। आप देख सकते हैं 2.5 बाय 2.5 है, और 1.4 सेंटीमीटर इसकी मोटाई है। अब हम बात करें अगर पत्थर की, तो पत्थर इसमें सेल खड़ी पत्थर यूज किया गया है गाइस। इसका भी इसमें एक क्वेश्चन बन सकता है। ये वर्गाकार, मैंने आपको बताया स्क्वायर मतलब वर्गाकार
मोहर है। इसका भी टाइम ऑफ कोर्स सी बात है गाइज, अगर हम मोहनजोदड़ो हड़प्पा का टाइम 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व मान रहे हैं, तो जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त चीजें हैं वो भी 2500 ईसा पूर्व ही होंगी। हमें यहाँ पे थोड़ा सा अपना जो माइंड है वो यूज करना है कि हमें इंडिविजुअल हर चीज, हर स्कल्पचर की टाइम पीरियड इसके अंदर मेंशन नहीं करना है, हमें बस मोहनजोदड़ो का टाइम याद रखना है। फिर ये भी कलेक्शन जो है हमारा राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है गाइस, आप देख सकते हैं। और ये सब कुछ सिलेबस में मेंशन है। सबसे अच्छी बात ये है, आपको कहीं भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। 4th नंबर पर अगर हम बात करें, डेकोरेशन और अर्थनवेयर्स, मृद भांडों पर अलंकरण। गाइस पहले भी अभी भी होता है, आजकल भी बहुत सारे मिट्टी के जो बर्तन होते हैं और जितने भी हम डिजाइनर्स यूटेंसिल्स भी देखते हैं उन पे भी कार्विंग्स होती हैं, कुछ अलंकरण होते हैं, डिजाइंस होती हैं। ब्लू पॉटरी में भी आप देख सकते हैं जितने डिजाइंस हैं। तो वैसे उस टाइम पे मतलब आप देखिए 2500 ईसा पूर्व से वहां पे भी अलंकरण मृद भांडों पे पाए गए हैं। अब पेंटेड अर्थनवेयर्स, उन पे मतलब रंग भी किया गया है, जो पाए गए हैं मोहनजोदड़ो से। चित्रित मृद भांड जार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। इसका कलेक्शन जो है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। फिर से ये हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। आप देख सकते हैं इसके अंदर ही हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं बन सकते हैं। मान के चलिए अगर 3 क्वेश्चंस अगर सिंधु घाटी सभ्यता से बनते हैं तो हमारे 1 और 2 क्वेश्चंस तो आपका सिलेबस में ही कवर हो गया है। और मैंने थोड़े से और आपको पॉइंट्स बता दिए जो आपको हेल्पफुल होंगे। अब हम बात करते हैं बौद्धिज्म, बुद्धिस्ट, जैन एंड हिंदू आर्ट। गाइस अब जो हम स्टडी कर रहे हैं वो बेसिकली पेंटिंग्स वाइज होगा। सिंधु घाटी के बाद हमने सीधा इसके सिलेबस में बुद्धिस्ट, जैन और हिंदू आर्ट के बारे में बात हुई है। जितने भी हमारे स्कूल्स रहे, जितने भी हमारे काल रहे, इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। 3rd सेंचुरी से 8th सेंचुरी ईसा पूर्व, इसका हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा जनरल इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर हमारा मौर्य, शुंग, कुषाण और गुप्त, ये चारों पीरियड हमारे आ जाएंगे। और इसी के अंदर हमारी बहुत सारे स्कल्पचर्स भी इसमें इंक्लूड है, नो डाउट। इसमें पेंटिंग्स इंक्लूड है। जैसे हम मौर्यकालीन अगर बात करते हैं, शोक की हम बात करते हैं, तब आर्ट जो है वो एकदम अपनी चरम सीमा पर थी। तो तब भी हमारे बहुत सारे स्तंभ बने, बहुत सारी चीजें, वास्तु शिल्प भी आएंगे इसके अंदर। सब चीज हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन रहेगा कि कब कौन से काल में कौन सा राजा हुआ, किसने किसको कितना मतलब अपग्रेड किया, डिग्रेड किया। अब आएगा स्टडी ऑफ फॉलोइंग सेकंड चैप्टर में, मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्त काल की जो चीजें हैं, अब उसका हम डिटेल स्टडी करेंगे। कैसे करना है ये सिलेबस में ही मेंशन है गाइस। आप अच्छे से अगर देखेंगे तो सिलेबस में लिखा है कि कैसे करना है, बस हमें सिलेबस अच्छे से पढ़ना है। स्कल्पचर्स, अब आप देखेंगे इसमें स्कल्पचर में कौन सी है, लॉयन कैपिटल फ्रॉम सारनाथ। सारनाथ का शीर्ष स्तंभ आई थिंक सबको पता है, तो सिंह शीर्ष वाला जो स्तंभ है वो सारनाथ का है। ये मौर्यकालीन का है। पॉलिश्ड सैंडस्टोन, अब इसके अंदर भी इसमें मेंशन है कि किस मटेरियल से बना हुआ है। ये पॉलिश्ड सैंडस्टोन से बना हुआ है, मतलब ओपदार बलुआ पत्थर। ओपदार, पॉलिश को हम ओपदार कहते हैं, और ओप जो है ये अकबर और ये मौर्यकालीन की ही देन है कि उस टाइम पे ही उसमें पॉलिश होना चालू हुआ था। उससे पहले तक पॉलिश का यूज नहीं किया जाता था गाइस। तो जितनी भी इनके टाइम पे जो भी स्कल्पचर्स, जो स्तंभ बने हैं, जो भी मूर्तियां बनी हैं, उन सब पे ज्यादातर पॉलिश की गई है ताकि उसको और ज्यादा देर तक सिक्योर किया जा सके। इसका जो टाइम पीरियड माना जाता है वो लगभग माना जाता है 3री सदी ईसा पूर्व। इसका डिटेल हम मौर्यकाल, गुप्तकाल, इनके सबके अपनी अपनी टाइमिंग्स है, वो हम डिस्कस करेंगे जब हम इंडिविजुअल टॉपिक को पिक करेंगे। इसका जो कलेक्शन देखा जाएगा गाइस, मैंने आपको कहा था कि ज्यादातर राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है, बट कुछ कुछ कहीं और भी है। तो ये रहा वो कलेक्शन, सारनाथ म्यूजियम में है, उत्तर प्रदेश। ये जो संग्रह है, कौन सा संग्रह गाइस, सिंह शीश सारनाथ से जो प्राप्त हुआ वो सारनाथ के संग्रहालय में ही उत्तर प्रदेश में वहां पे रख रखा है। अगर आप कभी कहीं बाहर घूमने गए होंगे तो डेफिनेटली आपने वो देखा होगा। सेकंड जो हम स्कल्पचर पढ़ेंगे वो है चौरी बियरर फ्रॉम दीदारगंज। आपने अगर स्टडी की हो तो आपको पता होगा दीदारगंज से यक्षिणी प्राप्त हुई थी। यक्षिणी मतलब जो यक्षिणी आपने अगर सुना हो, जो दरवाजों पे खड़े होते थे वेलकम करने के लिए 2 पर्सन्स, उनको हम यक्षिणी कहते हैं। अगर मेल है तो यक्ष, फीमेल है तो यक्षिणी। यहाँ से फीमेल जो महिला है, जो स्कल्पचर है, वो एक फीमेल का प्राप्त हुआ है, जो कि गेट पे वेलकम करने के लिए खड़ी हुई है, जिसे हमने चौरी वाहक या यक्षिणी हम कह सकते हैं। आप शब्दों में कंफ्यूज मत होइएगा। ये दीदारगंज से प्राप्त हुई थी और ये मौर्यकालीन की देन है। ये
मौर्यकालीन जैसे ही मैंने कहा आपको याद आ जाना चाहिए, पॉलिश्ड सैंडस्टोन इसके अंदर आएगा और ये भी लगभग तीसरी सदी ईसा पूर्व है, क्योंकि मौर्य काल का जो समय काल था वही समय काल इसका भी रहेगा। कलेक्शन अगर हम बात करें तो दीदारगंज से प्राप्त हुआ था ये, जो कि बिहार में है। तो ये संग्रह भी हमारा पटना संग्रहालय बिहार में किया गया है। तीसरा है हमारा बोधिसत्व। बोधिसत्व हेड फ्रॉम तक्षशिला। अब गाइज अब इसमें देखिएगा ये पीरियड चेंज हो गया, ठीक है। गांधार पीरियड इसके अंदर आ गया है, ये गांधार शैली से है। बोधिसत्व शीर्ष है, मतलब बुद्ध का एक सिर्फ धड़, मतलब ऊपर का सिर्फ सर है, शीर्ष है, जो हमें तक्षशिला से प्राप्त हुआ है। ये कुषाण कालीन स्कल्पचर है जो कि पत्थर में बना है गाइस। इसमें यहाँ पे सिर्फ पत्थर मेंशन है, मैं आपको बता रही हूँ ये ग्रे पत्थर में बना है और भारतीय प्लस ग्रीक शैली, क्योंकि कुषाण काल में ग्रीक और भारतीय दोनों शैलियों का मिश्रण है। तो इस स्कल्पचर में दोनों शैलियों का मिश्रण देखा जा सकता है। ये सवाल एग्जाम में बन सकता है। स्टोन का जो साइज है इसमें वो भी मेंशन किया हुआ है, आपको ये रखना होगा। और इसका जो समय पीरियड था वो था दूसरी सदी ईसा पूर्व। गाइस आप ध्यान दिए, मौर्यकालीन जो था तीसरी सदी ईसा पूर्व था, कुषाण कालीन ये है स्कल्पचर, तो ये दूसरी सदी ईसा पूर्व आएगा। अब हम बात करते हैं फोर्थ की, सीटेड बुद्धा फ्रॉम कटरा टीला। अभी हमने बोधिसत्व के शीर्ष की बात की थी जिसमें सिर्फ सर था, अब ये आ रहा है सीटेड बुद्धा, मतलब जो कि पूरे आसन में से बैठे हुए हैं, वो हैं बैठे हुए बुद्धा कटरा टीला से गाइस। अब ये देखेंगे, अब ये मथुरा में था और ये भी है हमारा कुषाण कालीन। कुषाण कालीन है, इसका मतलब ये भी लगभग दूसरी सदी ईसा पूर्व के समय का रहा होगा। इसका जो साइज है गाइस इसके अंदर मेंशन नहीं कर रखा है सिलेबस में, आप इसे मेंशन कर सकते हैं। 27 by 12 इंच इसका साइज माना गया है और ये चित्रीदार लाल बलुआ पत्थर से बनाया हुआ है। जो स्कल्पचर है हमारा बुद्धा का वो इस पत्थर से बनाया हुआ है, जो कि मथुरा में पाया गया है। अब ये मथुरा से मिला था तो इसका कलेक्शन भी जो है वो मथुरा संग्रहालय में ही किया गया है गाइस। जितने भी हमारे अभी ये मौर्यकालीन कुषाणकालीन हैं, इनको आप देखेंगे इनके टाइम और मतलब सॉरी प्लेसेस जो हैं इनके स्टोर करने के, इनको कलेक्ट करने के, वो डिफरेंट है। सीटेड बुद्धा फ्रॉम सारनाथ। अब इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, सीटेड बुद्धा पढ़कर हम, कुषाणकालीन तो है ही हमारा, बट ये सीटेड बुद्धा फ्रॉम सारनाथ, सारनाथ आ गया मतलब हमारा गुप्त काल आ गया। बैठे हुए बुद्धा सारनाथ से प्राप्त हुए मतलब गुप्त काल की है। ये शिक्षण मुद्रा में व धर्म चक्र प्रचार मुद्रा में बैठे हुए बुद्ध भी सवाल आ सकता है, जो कि सारनाथ से ही है। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान देना है, इस अगर इन मुद्राओं का जो है इन्होंने वर्णन किया है तो वो हमारे सारनाथ और गुप्त काल के हैं। ये 5.3 इंच का जो है फिगर है वो पूरा 5.3 इंच का है। पत्थर इसका जो है पत्थर बलुआ है गाइस, बलुआ पत्थर है। अभी जो पिछला पढ़ा था हमने वो था चित्तीदार लाल बलुआ पत्थर और ये भी हमारा बलुआ पत्थर ही है। 5वीं सदी ईसा पूर्व इसका समय काल माना जाता है, गुप्त काल के टाइम पे। और ये जो कलेक्शन है हमें ये बुद्धा मिला था सारनाथ से, तो ये कलेक्शन भी हमारा सारनाथ के संग्रहालय उत्तर प्रदेश में ही है। अब आता है हमारा जैन तीर्थंकर। ये भी हमारे गुप्त काल से हैं। जैन तीर्थंकर की जब हम बात करते हैं तो महावीर स्वामी, आदिनाथ भगवान, ऋषभ नाथ, ये सब भगवानों के बेसिकली हमें जो है मंदिर और भगवान की मूर्तियां मिलती है। तेलवाड़ा के जैन मंदिर में हम इस पर डिटेल में बात करेंगे, पार्श्वनाथ भगवान जी की। अभी फिलहाल ये जैन तीर्थंकर जो है गुप्त पीरियड से जो हमें प्राप्त मान रहे हैं उसे महावीर स्वामी की मूर्ति है, जो कि वज्र पर्यंकासन मुद्रा में विराजमान है। अब ये मुद्रा देखिएगा, वज्र पर्यंकासन मुद्रा, ये कुषाणकालीन बौद्ध व जैन दोनों शैली का मिश्रण है। क्योंकि इसके अंदर जो पोस्चर महावीर जी को दिया हुआ है, तो कुछ लोग का मानना है कि बौद्ध है और कुछ लोग का ये जैन शैली में बनाया हुआ है, तो इसलिए कुछ लोगों का ही मानना है कि महावीर स्वामी की मूर्ति है। स्टोन इसमें फिर से बलुआ पत्थर यूज हुआ है। इस काल में जितने पत्थर यूज हुए आप देख सकते हैं, गुप्त काल में हमारा बलुआ पत्थर यूज हुआ है। और इसका समय पीरियड माना जाता है 5वीं शती ईसा पूर्व, जो कि हमने अभी गुप्त काल का समय, गुप्त काल में बनने वाली जितनी मूर्ति थी वो 5वीं शती ईसा पूर्व की है। इसका कलेक्शन क्योंकि ये हमें गुप्त पीरियड से प्राप्त हुई है और इसका संग्रह राजकीय संग्रहालय लखनऊ उत्तर प्रदेश में किया गया है। इन सब स्कल्पचर्स को मैं आपको डिटेल में गाइस एक एक वीडियो अपलोड करूंगी विद विजुअल्स, विद फोटोग्राफ्स, एज मच एज पॉसिबल, जितना भी हो पाएगा मुझसे मैं सारा डेटा कलेक्ट करके आप लोगों के लिए जरूर इसको रिप्रेजेंट करूंगी।
अब हम बात करते हैं तीसरे चैप्टर की गाइस, इंट्रोडक्शन टू अजंता। अजंता का परिचय। अजंता और एलोरा गुफाएं आपने डेफिनेटली पढ़ी होंगी, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। जब मैंने पहली बार पढ़ी थी मेरे लिए बहुत कंफ्यूजिंग था, बट आपके लिए मैं ये बहुत आसान करके लेकर आऊंगी। इसमें हमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं हो रहा है। इसकी लोकेशन पे हम बात करेंगे अच्छे से, जो आपको बिल्कुल याद भी होगी। इसके पीरियड याद करेंगे, नंबर ऑफ केव्स याद करेंगे, चैत्य और विहार क्या होते हैं, पेंटिंग्स स्कल्पचर्स यहाँ से जो प्राप्त हुए हैं, जो म्यूरल्स प्राप्त हुए हैं वो किस तरह के प्राप्त हुए हैं, उनकी क्या क्या सब्जेक्ट्स रहे हैं, विषय वस्तु क्या रही है, उनकी तकनीक क्या रही है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। उसके बाद अजंता के बाद हम इसमें बात कर रहे हैं स्टडी ऑफ फॉलोइंग। निम्नलिखित का अध्ययन करना है हमको। चित्र व मूर्ति। अजंता से प्राप्त बहुत सारी चित्र और मूर्तियां हमें प्राप्त हुई है, बट केवीएस ने कुछ स्पेसिफाइड आपको चित्र और मूर्ति बताई है, हमें उसको बहुत अच्छे से फोकस करना है। पद्मपाणि बोधिसत्व। पद्मपाणि बोधिसत्व यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, अजंता केव नंबर 1 से प्राप्त हुई है। ये बिल्कुल आप देखिए सिलेबस में ही मेंशन किया हुआ है। आपको सिर्फ सिलेबस भी अगर आप याद कर लेते हैं तो दैट्स मोर देन इनफ। म्यूरल पेंटिंग है गाइस। ये म्यूरल पेंटिंग क्या होता है? भित्ति चित्रण। भित्ति चित्रण पे भी हम बात करेंगे कि भित्ति चित्रण होता क्या है। ये टेम्परा पद्धति में बनाई हुई है। आप चाहें कि आपको पूछना है कि टेम्परा पद्धति मैम क्या होती है, भित्ति चित्रण क्या होता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं वहां पे इन सब के लिए एक एक इंडिविजुअल वीडियो अपलोड कर दूंगी। इसका जो समय काल है वो 5वीं शती ईसा पूर्व बताया गया है। अजंता जो है हमारा औरंगाबाद के पास है, महाराष्ट्र में, और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अंतर्गत ये आता है। सेकंड है मारा विजय। मार विजय भी हमारा अजंता से प्राप्त हुआ एक चित्र है, स्कल्पचर है हमारा ये, जो गुफा नंबर 26 में प्राप्त हुआ हमें। मार विजय अजंता गुफा नंबर 26, स्कल्पचर इन स्टोन। अब यहाँ पे स्टोन बोला गया है, मैंने रिसर्च की थी आप लोगों के लिए, तो इसमें पता चला बेसाल्ट की चट्टान पर इसे खोद कर बनाया गया। क्या है ये? चट्टान को खोद कर बनाई हुई गुफाएं होती हैं, तो चट्टान जिस पत्थर की है वो स्कल्पचर भी उसी पत्थर का होगा। बेसाल्ट की चट्टान पे खोद कर बनाया हुआ है, तो मतलब ये बेसाल्ट पत्थर का हो गया। 5वीं शती ईसा पूर्व का है ये भी। गाइस यहाँ तक हमने बौद्धिज्म और जैनिज्म, मतलब अजंता में बौद्धिज्म और जैनिज्म दोनों की गुफाएं पाई गई हैं, तो उससे रिलेटेड हमने अजंता और हमारा जो हमारे कुषाण, गुप्त और मौर्य ये सब पीरियड्स थे, हमने इनको कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात करते हैं हमारे टेम्पल्स की। यहाँ आप देख सकते हैं टेम्पल्स, स्कल्पचर, ब्रॉन्जेस एंड इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। मंदिरों की मूर्तिकला, कांस्य और इंडो इस्लामिक वास्तुकला या स्थापत्य कला। ये अपने आप में बहुत वास्ट सब्जेक्ट है गाइस। जब मैंने नेट की प्रिपरेशन की थी तो ऑलमोस्ट मुझे इसके लिए कम से कम 4 से 5 किताबें पढ़नी पड़ी थी, डिटेल स्टडी करनी पड़ती है इन सब चीज़ों के लिए। बट आप चिंता मत करिए, मैं आपके लिए बहुत डिटेल को समराइज करके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इतनी सारी किताबों को पढ़ने के बाद, दैट विल आई विल ब्रिंग। सो आपको बहुत अच्छे से नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। 6th सेंचुरी एडी टू 13th सेंचुरी एडी, 6ठी शताब्दी से ईसा पूर्व से 13वीं शताब्दी ईसा ईसवी तक इसका समय माना गया है। इंट्रोडक्शन टू टेम्पल स्कल्पचर। मंदिरों की मूर्तिकला का परिचय हम इसमें करेंगे, जो भी इस समय पीरियड में हमारी मंदिर और मूर्तियां बनी वहां पर। स्टडी ऑफ फॉलोइंग टेम्पल्स स्कल्पचर। अब बेसिकली इसने स्पेसिफाइड किया है कि पर्टिकुलर कौन कौन से मंदिर, कौन कौन से स्कल्पचर्स जो उन मंदिरों में है उन पे हमें स्टडी करनी है, डीप स्टडी करनी है। तो अब देखेंगे डिसेंट ऑफ गंगा, मतलब गंगावतरण। अगर आप लोगों ने पढ़ा हो, पल्लव काल का है ये, महाबलीपुरम तमिलनाडु। आप देख सकते हैं यहाँ पर गंगा अवतरण पल्लव काल, महाबलीपुरम तमिलनाडु। ये स्टोन में बनाया हुआ है और इसमें ये लिखा नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ, ये है गुलाबी ग्रेनाइट पत्थर। गाइस गुलाबी ग्रेनाइट पत्थर में ये बनाया हुआ है। इसका जो नाप है वो यहाँ मेंशन नहीं कर रखा है। 96 into 43 फीट इसका जो स्कल्पचर, जो मतलब ये मंदिर जो है उसमें ये इतना बड़ा है। कृष्ण प्रथम ने कैलाश मंदिर, एक मिनट गाइस, रावण शेकिंग माउंट कैलाश, मतलब रावण शेकिंग माउंट कैलाश मतलब माउंट पर्वत को हिलाते हुए रावण। ये दृश्य जो है वो आपको देखने को मिलेगा राष्ट्रकूट पीरियड का एलोरा में। एलोरा जो गुफाएं हैं हमारी, ठीक है, एलोरा में आपको ये गुफा नंबर 16 में मिलेगा गाइस, जो हिंदू धर्म से रिलेटेड है,
जिसे हम कैलाश मंदिर भी कहते हैं। और इसकी खासियत यह है कि पूरी एक चट्टान को काटकर ऊपर से नीचे की ओर बनाया हुआ है। चौकोर पहाड़ को 3 ओर से काटा गया है और एक तरफ से उकेरा गया है। ये बेसाल्ट की खड़ी चट्टानों पर बनाया हुआ है और 8वीं सदी ईस्वी में इसका काम हुआ है। अब बात करते हैं हम त्रिमूर्ति की। तो गाइस त्रिमूर्ति हमें एलिफेंटा जो गुफा है उससे गुफा नंबर 1 से मिली है। त्रिमूर्ति मतलब 3 जो देवताएं हैं उनका एक मुंह मिला है हमें, जिसमें 3 दिशाओं में 3 देवताओं को दर्शाया गया है। ये हमें मिला एलिफेंटा महाराष्ट्र से त्रिमूर्ति। इसे हम महेश मूर्ति भी कहते हैं। इसका समय 9वीं सदी ईसा पूर्व माना गया है। इन सब स्कल्पचर्स पे मैं इंडिविजुअल वीडियो आपके लिए बनाऊंगी। लक्ष्मी नारायण कंद्रिया महादेव टेम्पल चंदेल प्रियर। लक्ष्मी नारायण कंद्रिया महादेव मंदिर चंदेल काल का ये बनाया हुआ है। खजुराहो, खजुराहो के मंदिर आप लोगों ने सुने होंगे, मध्य प्रदेश में है। ये हुआ था चंदेल वंश का 7वां राजा यशोवर्मन, उसने ये जो मंदिर है खजुराहो का लक्ष्मी नारायण वो बनवाया था। मंदिर की जो योजना है वो पंचायतन है, मतलब 5 हिस्सों में उस मंदिर को बनाया हुआ है। जिसमें मतलब जैसे हम कहते हैं कि हमारे 2 BHK रूम है, 3 BHK रूम है, तो वैसे ही मंदिर पंचायतन मतलब 5 आयतन है। वहां पे 5 तरह की संरचनाएं वहां पर की हुई है। बाह्य दीवार जो है वो कामुक मूर्तियों से, गाइस आपने अगर देखा खजुराहो तो फेमस ही कामुक मुद्राओं के लिए, कामुक मूर्ति शिल्प के लिए माना गया है। तो इसकी जो बाहरी दीवारें हैं उस पे कामुक मूर्तियां इसकी सबसे बड़ी खासियत है। इसका जो साइज है वो आप देख सकते हैं चौकोर नुमा है, वर्गाकार है, 117 फीट ऊंचा, 117 लंबा, 68 फीट चौड़ा। इसका जो समय माना गया है 10th सेंचुरी, और अगर आप और स्पेसिफाइड करना चाहेंगे तो 1065 ईस्वी इसका समय जो है वो माना गया है। अब आ रहा है ये सिंबल प्लेयर सन टेम्पल। झांझर वादक सन टेम्पल मतलब सूर्य मंदिर। ये गंगा डायनेस्टी का है, कुर्नाक ओडिशा से, ओडिशा में ये है मंदिर हमारा। गंग वंश मतलब हमने जैसे अलग अलग वंश है, चंदेल काल है, कुषाण काल है, गुप्त काल है, अलग अलग कालों में भी अलग अलग राजा हुआ करते थे, तो उनके टाइम पे कौन सा क्या बना इसकी जब डिटेल हम पढ़ेंगे तब मैं आपसे इस बारे में बात करूंगी। अब इसे इन्होंने सिंबल प्लेयर कह दिया है, कभी कभी हिंदी में इसे झांझर वादक कहा जा सकता है, आप देख सकते हैं। और कभी कभी वाद्य यंत्र बजाती हुई नायिका का भी इसमें जिक्र हो सकता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। मदर जैसे आ जाता है सन टेम्पल में, तो सन टेम्पल में ऐसे सूर्य देवता का कहा गया है, बट अगर ये आता है कि वाद्य यंत्र बजाती हुई नायिका कहाँ से प्राप्त हुई है, तो हमें प्राप्त हुई है सन टेम्पल मतलब सूर्य मंदिर से, कुर्नाक के सूर्य मंदिर उड़ीसा से हमें ये प्राप्त हुई है। मदर एंड चाइल्ड, गाइज मदर एंड चाइल्ड इज अ स्कल्पचर। मदर एंड चाइल्ड हमारी पेंटिंग भी है, जब हम पेंटिंग मॉडर्न आर्ट में स्टडी करेंगे तब डेफिनेटली इस पर चर्चा करेंगे हम। तो ये जो मदर एंड चाइल्ड है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? विमल शाह टेम्पल गाइस। विमल शाह टेम्पल मतलब दिलवाड़ा का माउंट आबू का टेम्पल, सोलंकी जो वंश था उसने ये बनवाया गया था, दिलवाड़ा माउंट आबू। देखिए यहाँ मेंशन कर रखा है, सारी चीजें यहाँ सिलेबस में मेंशन कर रखी है। और ये व्हाइट मार्बल में बनाया है, सफेद संगमरमर में ये पूरा माउंट आबू का जो दिलवाड़ा जैन मंदिर है वो प्रसिद्ध है बहुत, इस पे हम बिल्कुल चर्चा करेंगे। आदिनाथ देव की प्रतिमा जो है विमल शाह मंदिर में स्थापित की गई है। ये आदिनाथ भगवान, ये भी एक सवाल किया जा सकता है, विमल शाह मंदिर में किस भगवान की पूजा की जाती है, किस भगवान की मूर्ति स्थापित है। तो जितने भी सवाल इसके आसपास के बनाए जा सकते थे वन लाइनर में, वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ऑरेंज कलर से जितनी भी लाइंस हैं वो सब एक्स्ट्रा चीजें हैं गाइस, जो आपके लिए मैंने इसमें यहाँ पे मेंशन किया। ये जो है मदर एंड चाइल्ड, इसकी ये पूरी एक जो स्कल्पचर है वो हम डिस्कस करेंगे। एक पिलर पर जैसे सिंह पर सवार एक अंबिका देवी, अंबिका माँ भी इसमें मेंशन किया जा सकता है, जो 2 बच्चे उनके पास है, एक उनकी लैप पे गोदी पे बैठा हुआ है और एक उनको नीचे उनका जैसे पल्लू खींच रहा हो टाइप वैसा है, और पूरा बेल बूटियों से सजा हुआ पिलर पे ये डिजाइन बना हुआ है, आप ध्यान रखिएगा इस चीज का। अब हम बात करते हैं ब्रॉन्जेस मतलब कांस्य की मूर्तियां। भारतीय कांस्य का परिचय कि कैसे कब से डेवलप होना चालू हुआ, जैसे हमने बात की कि सिंधु घाटी में भी हमें इसके अवशेष प्राप्त हुए हैं, और ये कांस्य कब से मतलब हमारे जो इंडिया के कल्चर में कब से आना शुरू हुआ, इसकी ढलाई कैसे होती है, स्कल्पचर्स बनते कैसे हैं, वो सारा प्रोसेस भी वो कैसा यूज करते थे
उन सब की भी हम बात करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है धातु ढालने की प्रक्रिया, मतलब ठोस व खोखली, एक होता है भरा हुआ हमारा जो बहुत भारी होता है और एक होता है अंदर से हमारा खोखला होता है, तो हम इन सब चीजों के ऊपर भी बात करेंगे। अब स्कल्पचर की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है हमारा नटराज का स्कल्पचर गाइस। नटराज जो कि शिव भगवान का रूप है, ये हमारे तंजावुर से प्राप्त हुआ तमिलनाडु में। चोल वंश के अंतर्गत इसे बनाया गया था, सबसे प्रथम बार जो बना चोल वंश के दौरान बना। और इसकी जो मुद्रा है वो अतिभंग मुद्रा है गाइस। अतिभंग मतलब 1, 2 या 3, मतलब 2 या 3 से अधिक जो मुद्राएं जिसमें ले रखी होती है तो वो अतिभंग मुद्राएं होती हैं। इसी मुद्रा में हमारे नटराज की मूर्ति प्राप्त हुई है। आप सबको पता होगा नटराज का पोजीशन, ये चोल काल में बना है, 12वीं सदी ईसा पूर्व है। और इसका संग्रहालय गाइस कहाँ हुआ है? संग्रहालय राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। अगेन अब बात करें हम दूसरी मूर्ति की तो बात आती है उमा देवी। यहाँ पे सिर्फ देवी और ब्रैकेट में उमा लिखा है, ये दोनों तरह से पूछा जा सकता है। उमा देवी की जो मूर्ति है वो है 70 बाई 27 और 23 सेंटीमीटर गाइस। आप इसका साइज मेंशन कर सकते हैं। और बाकी अगर आपको इसकी कोई पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिएगा, आई विल प्रोवाइड यू द पीडीएफ। चोल पीरियड गाइस हम यहाँ पे देख सकते हैं, चोल पीरियड में बना है, वो भी ऊपर जो था हमारा चोल काल का ही था। और इसका संग्रह भी वापस अगेन राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में किया गया है। अब बात करें हम आर्टिस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ द इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, मतलब इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला। अब हम स्तंभ और अशोक के टाइम के उस पर पहुंचेंगे। स्टडी ऑफ फॉलोइंग आर्किटेक्चर। कुतुब मीनार दिल्ली, कुतुब मीनार जो दिल्ली में है वो लाल बलुआ पत्थर का बना हुआ है गाइस, और ये 4 मंजिल का है। नींव जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी डाली थी। ये बहुत अभी शॉर्ट पॉइंटर्स मैं आपको बता रही हूँ, जिनके पास टाइम नहीं है, जो बहुत ज्यादा पढ़ नहीं पा रहे हैं, वो इन पॉइंटर्स को पढ़कर अगर एग्जाम देंगे तो बिलीव में गाइस इसमें से बहुत सारा सिलेबस आने वाला है। 233 फुट ऊंची ये मीनार है, कुतुब मीनार जो दिल्ली में स्थित है। अब हम बात करें ताजमहल की। ताजमहल को 20 साल लगे, 20,000 कारीगरों ने इससे मिलकर बनाया। और शाहजहां ने मुमताज के लिए ताजमहल का निर्माण करवाया था, जैसा कि हम सब जानते हैं 1648 में। वास्तुकार जो था इसका था उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी इसका वास्तुकार था, जो मेन जो हेड था उसका आर्किटेक्चर वो उस्ताद लाहौरी था। गोल गुम्बज ऑफ बीजापुर। गोल गुम्बज ऑफ बीजापुर में आदिल शाह का मकबरा है ये गाइस। जो भी हमारे स्तंभ होते हैं या जो मकबरा होता है, मतलब जो भी ऐसे अर्ध गोलाकार में या ऐसे पिरामिड जैसे बोलते हैं जो मम्मी के ऊपर बनाया जाता था, वैसे ही हमारी हिंदू सभ्यता में इसके ऊपर स्तंभ बनाए जाते थे। अभी हम उस पर डिटेल में बात करेंगे कि हमारे जितने भी पिलर्स हैं जो सब हैं चैत्य और विहार की, जैसे हम बात कर रहे थे कि क्यों बनाए जाते हैं, तो तब मैं आपको बताऊंगी। ये आदिल शाह का मकबरा है, आपको बस ये ध्यान रखना है। गोल गुम्बज जो बीजापुर से मिला है, इसमें ग्रे बेसाल्ट पत्थर जो है वो यूज हुआ है। और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मकबरा गोल गुम्बज है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हम राजस्थानी और पहाड़ी स्कूल की लघु चित्रकला पे गाइस। 16वीं सदी से 19वीं सदी तक का जो काल था वो पहाड़ी और राजस्थानी लघु चित्रकला का काल था। हम इसकी डिटेल में इसके जितने भी स्कूल्स रहे, उसके जो सब स्कूल्स रहे, उनके अंदर किस तरह की शैलियाँ डेवलप हुई, उनका सबका परिचय और वो सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो भारतीय लघु चित्र स्कूल में पश्चिमी भारतीय, पाल, राजस्थानी और मुगल शैली पे हम इसमें डिस्कशन करेंगे। मध्य भारत, दक्कन और पहाड़ी, इन सारी शैलियों पे हम इस पे चर्चा करेंगे। पहली आती है हमारी राजस्थानी स्कूल। राजस्थानी शैली पे हम बात करते हैं तो इसके अंदर कौन कौन से स्कूल आते हैं, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसका विकास कैसे हुआ। इसमें जो स्कूल आते हैं मेवाड़, बूंदी, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़ और जयपुर। राजस्थानी में पहाड़ी स्कूल की मुख्य विशेषताओं पे हम चर्चा करेंगे एक एक करके। और इसमें सबसे स्पेशल कुछ पेंटिंग्स दी हुई है गाइस। ये गिनती की कुछ 4-5 पेंटिंग्स यहाँ पे मेंशन की हुई है इन लोगों ने, बट हमें इस पे तो स्टडी करनी ही है इंडिविजुअली। बट कभी कभी क्या होता है, जैसे शाहिबुद्दीन ने एक ही पेंटिंग नहीं बनाई, उसने कुछ और भी खास पेंटिंग्स बनाई होगी। जैसे दाना ने सिर्फ एक पेंटिंग नहीं बनाई, या जोधपुर स्कूल की सिर्फ एक पेंटिंग ही फेमस नहीं होगी। यहाँ पे सिर्फ एक एक दे रखी है, हम कोशिश करेंगे कि हम उसके साथ साथ एक दो और बल्क भी कवर कर सके, पर हमें इन पे स्टडी अच्छे से करनी है। आप देखेंगे फर्स्ट जो है मारू रागिनी है, इसका जो पेंटर था शाहिबुद्दीन था। ये 18th सेंचुरी में जो बनी थी। इन सब का गाइस आप एक बार समझना, इन सब जितनी ट्रेडिशनल पेंटिंग्स जो पहले बनी है हमारी आधुनिक और मॉडर्न आर्ट से पहले पहले,
ये सब राजा रवि वर्मा से पहले जितनी भी पेंटिंग्स बनी है मोस्ट प्रोबेबली जल रंग में बनी है। हमेशा याद रखना, टेम्परा टेक्निक में बनी है। टेम्परा टेक्निक पे भी आप कहेंगे, अगर कमेंट बॉक्स में आप कहेंगे कि टेम्परा क्या है, हमें डिटेल में समझना है, तो मैं इसके लिए भी एक अलग से वीडियो आपके लिए बनाऊंगी। अब जो स्कूल हुआ करते थे गाइस, उस वक्त क्या होता था कि स्कूल जब ब्रिटिश जो हमारी गवर्नमेंट थी, उन्होंने हमारी आर्ट को छिन भिन कर दिया। उसके बाद कुछ स्कूल्स डेवलप किए गए ताकि अलग अलग क्षेत्र की जो अलग अलग पहचान की जो कला है उनको एक नाम दे दिया गया। तो हम बात कर सकते हैं मेवाड़ स्कूल की। जो ये पेंटिंग थी हमारी मारू रागिनी, वो मेवाड़ स्कूल की है। और आप देख सकते हैं यहीं पे बल्क में आप देख सकते हैं सारी की सारी पेंटिंग कहाँ है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। तो हमें इसको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, ये सब राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। और सबकी सब आप यहाँ भी देखेंगे जल रंग में, टेम्परा में। ये सब जल रंग और टेम्परा में बनी हुई है। इनके टाइम्स अलग है, इनके चित्रकार अलग है। अब देखिए राजा अनिरुद्ध सिंह हीरा। राजा अनिरुद्ध सिंह हीरा का जो पोर्ट्रेट है, जो उनका जो फिगर, जो एनाटॉमी स्टडी जो की गई है, वो किसके द्वारा की गई है, उत्कल राम के द्वारा की हुई है 1680 में। गाइस ये कुछ चीजें जो डिटेल इसमें नहीं दे रखी सिलेबस में, वो मैंने मेंशन किया है। ये बूंदी स्कूल के अंतर्गत आती है। इनमें से बहुत बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं कभी कभी ऊपर से, जैसे सपोज अभी मानिए राजा अनिरुद्ध सिंह हीरा की जो पेन लघु चित्र शैली है, राजस्थानी लघु चित्र कला है, वो कौन से स्कूल के अंतर्गत आती है, तो कौन से, बूंदी स्कूल के अंतर्गत आती है। किस सन में बनाई गई, 1680 में बनाई गई। किस टेक्निक में बनाई गई, तकनीक में बनाई गई, टेम्परा टेक्निक में बनाई गई। कहाँ रखी गई है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखी गई है। किस कलाकार ने बनाई है, उत्कल राम ने बनाई है। तो ये एक ही लाइन में कम से कम हम मानिए 5 सवाल हमारे यहाँ पे क्रिएट हो गए। चौगान प्लेयर्स, चौगान खिलाड़ी जो है वो दाना काम के आर्टिस्ट ने बनाई है। 1810 में उसने बनाई है जल रंग टेम्परा टेक्निक में, जो कि जोधपुर शैली से, जोधपुर स्कूल से रिलेट रखता था। कृष्णा ऑन स्विंग, कृष्णा झूले पे, कृष्णा झूले पे बनाई थी नूरुद्दीन ने बनाई थी 1683 में। ये भी इसने जल रंग और टेम्परा टेक्निक में बनाई थी, और ये बीकानेर स्कूल की शैली के अंतर्गत आता है। राधा जिसे हम बोलते हैं बनी ठनी, गाइज ये सबने सुना होगा, इसे भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है। ये हमारे निहाल चंद ने बनाई थी। संसार चंद राजा, जो संसार चंद थे, उसके अंडर में रह के 1750 में जल रंग टेम्परा में बनाई थी। और ये किशनगढ़ की शैली है जो कि बहुत ही फेमस है। इस पे मैं बिल्कुल डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगी अच्छा सा। भारत भारत मीट राम एट चित्रकूट, भारत राम मिला चित्रकूट पे, तो इसे हम भरत मिलाप के नाम से भी जान सकते हैं। ये बनाई थी हमारे गुमान, जो कि हमारे जयपुर का कलाकार था। गाइज ये मैं खुद भी जयपुर से हूँ तो मैं इसको ज्यादा बता रही हूँ। भरत राम मिलाप चित्रकूट पे गुमान 1740 ईस्वी में ये जल रंग से टेम्परा टेक्निक में बनाई गई थी, और ये भी हमारे राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। हम बात करें अभी राजस्थानी स्कूल की, हमने बात की थी जिसमें हमारे राजस्थानी शैली की हमने बात की थी, जिसमें मेवाड़, बूंदी, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जयपुर स्कूल हमारे इंक्लूड थे। अब हम बात करते हैं पहाड़ी स्कूल की। वही सब है, उत्पत्ति कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ। फिर इसके अंदर भी पहाड़ी शैली में 2 स्कूल आते हैं, बसौली और कांगड़ा। आप देख सकते हैं बसौली और कांगड़ा 2 स्कूल इसके अंदर आता है। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या रही और इन पेंटिंग्स का अध्ययन। इसमें है कृष्ण गोपियों के साथ, जो कि 1730 में बनी। राग मेघा है 1680 में बनी। पेंटर आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, ये मैंने आपके यहाँ मेंशन कर रखे हैं। जो कृष्ण गोपियों के साथ है वो मानकू ने बनाई थी जल रंग टेम्परा में, बसौली शैली में। ये भी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है दोनों। और राग मेघा जो है 1680 में बनाई गई थी, माधो दास मालवा शैली में बनाया था। अब हम बात करते हैं द मुगल एंड दिक्कन स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। मुगल और दिक्कन स्कूल के जो लघु चित्र थे, अभी हमने पढ़ा राजस्थानी और पहाड़ी चित्र, अब हम पढ़ेंगे मुगल और दिक्कन स्कूल। मुगल स्कूल की हम बात करते हैं वापस वही, उत्पत्ति कैसे हुई, विकास कैसे हुआ, इसमें इसकी क्या विशेषताएं रही है, इसके कुछ चित्रों का अध्ययन। गाइस इसमें यहाँ पे शीर्षक देख सकते हैं आप, कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठाते हुए। ये बनाया है गोवर्धन ने, कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठाते हुए गोवर्धन कलाकार ने बनाया है। ये बनाया उसने 14वीं शती ईस्वी में बनाया। टेम्परा व जल रंग है। और ये कौन सा स्कूल है, अकबर कालीन स्कूल में, मतलब ये इसमें बनाया गया है। और अकबर का जो सबसे फेमस आर्टिस्ट था वो था मिस्किन, उसके उस टाइम पे तब ये बनाया गया था। बाबर क्रॉसिंग द रिवर सन, सोन नदी पार करते हुए बाबर।
तो ये जो बनाया है जगन्नाथ, कलाकार जगन्नाथ ने बनाया है, 15वीं शती ईस्वी में बनाया, और ये भी अकबर कालीन चित्र है। आप ये देख सकते हैं, ये भी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में ही सारे ऑलमोस्ट संग्रहित है। और ये जो बाबरनामा में चित्र, इसका जो मैन्युस्क्रिप्ट थी बाबरनामा, उसमें बाबर क्रॉसिंग द रिवर सोन नदी को पार करते हुए बाबर का जो चित्र है वो बाबरनामा में लगाया गया है। जहांगीर होल्डिंग द पिक्चर ऑफ मैडोना, जहांगीर जो थे, राजा जहांगीर ने मैडोना का एक चित्र पकड़ रखा है। उन्होंने एक ऐसा चित्र अपना खुद का बनवाया, उन्होंने खुद ने ये चित्र बनवाया है, जहांगीर काल में बना है ये। और अबुल हसन नाम के कलाकार ने, जो जहांगीर कालीन कलाकार था, उसने ये चित्र बनाया है 1620 में टेम्परा टेक्निक में चल रंग के द्वारा। फैल्कॉन ऑन अ बर्ड नेस्ट, पक्षी विश्राम पर बाज, मतलब बाज पक्षी जो है वो जहांगीर का फेवरेट एक पक्षी हुआ करता था, जो कि विश्राम स्थल पर विश्राम करता हुआ है। ये एक ऐसा पेंटिंग इसमें बनाया हुआ है, ये इन्होंने बनाया है उस्ताद फरीकुल्लाह खान। उस्ताद फरीकुल्लाह खान ने 1640 में इसे टेम्परा और जल रंग में बनाया है, और ये शाहजहां का फेवरेट वो था। और राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, सॉरी ये जहांगीर का था 1600, उस्ताद मंसूर ने बनाया, गाइज आई एम सॉरी। पक्षी विश्राम पर बाज उस्ताद मंसूर ने 1618 में बनाया है, और ये जहांगीर का फेवरेट पक्षी था। कबीर व रायदास जो है वो उस्ताद फरीकुल्लाह खान ने 1640 में शाहजहां काल में बनाया था। मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा शेख, गाइज दारा शेख का विवाह, जब शाहजहां का जो बेटा था दारा शेख, उसका जब विवाह हुआ तो वो हाजी मदनी ने 1740 से 50 के बीच में बनाया, जो कि राष्ट्रीय संग्रहालय में संग्रहित है। अवध स्कूल के अंतर्गत उसे रखा गया है। दिक्कन स्कूल की बात हम करते हैं। दिक्कन स्कूल की उत्पत्ति, विकास, उसकी मुख्य विशेषताएं और उसके अंतर्गत पाई गई पेंटिंग्स पर हम बात करेंगे। राग हिंडोला, गाइस अब इसमें ना ये इन्होंने क्या किया है, ये थोड़ा कभी कभी ना कंफ्यूज करेंगे आपको, ये आपकी नॉलेज की डेप्थ को जानना चाहेंगे, हमेशा ध्यान रखना। तो राग हिंडोला इन्होंने यहाँ पे लिखा है, जबकि इस पेंटिंग का जो नाम है रागिनी पद्मशी का नाम है इसका। और राग हिंडोला में, रागी मतलब में ये चित्र का नाम है। पेंटर इसका अननोन है, वो अभी तक हमें पता नहीं लगा है। 1590 से 95 इसका समय काल माना जाता है। वापस वही जल रंग व टेम्परा टेक्निक है इसकी। और ये अहमदनगर से चित्र जो है वो प्राप्त हुआ है मेन। हुसैन निज़म शाह जो हमारे राजा थे अहमदनगर में, तारीफ हुसैन शाही, उन्होंने अपनी मैन्युस्क्रिप्ट बनवाई एक, और उस मैन्युस्क्रिप्ट में ये चित्र पाया गया है, जो कि राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। चांद बीबी प्लेइंग पोलो चौगान, चांद बीबी पोलो खेलते हुए, ये भी एक अननोन आर्टिस्ट है, जो इसने 1750 में ये चित्र का निर्माण हुआ, और ये पाया गया है गोलकुंडा से, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। गाइज अब हमारा ये ट्रेडिशनल आर्ट का चैप्टर पूरा क्लोज हो गया है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, इस वजह से मेरे को ये वीडियो यहीं पे स्टॉप करनी पड़ रही है। ये पार्ट 1 मैंने यहाँ पे बनाया है। पार्ट 2 के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक चेक कर सकते हैं, वहाँ पे मेरी प्रीवियस वीडियो का लिंक और अब जो इसका पार्ट 2 सिलेबस का जो लिंक है वो मैं वहाँ पे अपलोड कर दूंगी। गाइस आप उसे ज़रूर देखिएगा, और लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और मुझे बताइए कि आपको और कौन सा टॉपिक को या और कौन से शब्द पे आपको थोड़ी सी चर्चा करनी है। मैं उस पर कोशिश करूंगी वीडियो पूरा पूरा बना सकूं। सो नमस्कार टू एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, बाय।